हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज विहान। हिमाचल प्रदेश में पटवारी की वैकेंट पोस्ट कभी भी रिलीज हो सकती है, इसलिए हमारी एक सीरीज चली हुई है हिमाचल पटवारी के लिए। लेकिन अगर आपको बेस्ट प्रिपरेशंस करनी है, लाइव क्लासेस के साथ रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल रही हैं और साथ में अनलिमिटेड टेस्ट आपको मिल रहे हैं जो कि आपके पटवारी के लिखित एग्जाम तक चलेंगे। ये सारे बेनिफिट्स आप एक्सपर्ट्स के अंडर ले सकते हैं और मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपको हर महीने भारी भरकम फीस और महंगे कोचिंग संस्थानों में जाने से बचना है। क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे, मॉक टेस्ट के रूप में लगाइए, 3 सेकंड सभी के पास रहते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए। क्या ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, रुचितानंद सिन्हा, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? जल्दी से देखिए। देखिए इसका सही आंसर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। देखिए, राजगोपालाचारी के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि वो आजादी के बाद भारत के प्रथम स्वतंत्र और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। और चक्रवर्ती राजगोपाला जी को किस नाम से जाना जाता था? राजा जी के नाम से जाना जाता था। एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। ठीक है, याद रखो। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ से की फैक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। संपत्ति का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? बताइए। द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? क्या ये 44, 42, 36 या फिर 52? जल्दी से देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 44। देखिए, संपत्ति के अधिकार को 44 संवैधानिक संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट्स की सूची से हटा दिया गया था। लागू कब हुआ था? 1979 से ये फिर लागू हुआ था। इतना डेप्थ में नहीं आता है बट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था, ये याद रखो। कहाँ से? मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स की सूची से हटाया गया और एक सामान्य कानूनी अधिकार के रूप में एक नए अधिनियम 300A में रखा गया। देखिए, इतना मैं डेप्थ में आपको इसलिए की इफेक्ट करवाता हूँ ताकि आपको पता चले क्वेश्चंस का लेवल। ठीक है, अब वो टाइम जा चुका है जब ये पटवारी का एग्जाम आया था। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल ही मिलने वाला है। नेक्स्ट देखिए, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? यानी कि विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल डोनर? यूनिवर्सल डोनर किसको कहते हैं जो कि सभी को खून दे सकता है? देखिए, क्या ये ए, बी, ए बी या फिर ओ? जल्दी से बताइए। यहाँ पे ब्लड ग्रुप की बात हो रही है। देखिए, ओ नेगेटिव जो है उसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर माना जाता है। अब देखिए क्यों माना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ओ नेगेटिव में क्या होता है कि जो ब्लड ग्रुप है, ठीक है, उसमें आरबीसी की सतह पर कोई भी एंटीजन नहीं होता है, इसलिए क्या है, वो यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, मतलब ओ नेगेटिव सभी को खून दे सकता है लेकिन ओ नेगेटिव किसी से ले नहीं सकता है। ठीक है, उसको फिर ओ नेगेटिव ही वहाँ पे चाहिए। ठीक है, और वहीं पे अगर हम बात करें ए बी की, ठीक है, जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले हैं उनको सार्वभौमिक ग्राही यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर्स कहा जाता है। वो कहीं से भी खून ले सकते हैं। ठीक है, किसी ब्लड ग्रुप का खून उनको चढ़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिसेप्टर्स कहते हैं। देखिए, ए बी रक्त समूह में आरबीसी की सतह पर दोनों एंटीजन होते हैं, वे किसी भी प्रकार को स्वीकार कर सकते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यानी कि यहाँ पर बात हो रही है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आपको पता है कि जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है, ठीक है, तो उस चीज को आपने कई बार जब आप वेदर चेक करते हैं तो उसमें आता है ना ह्यूमिडिटी कितना है। ठीक है, तो देखिए वो किससे उसका उपयोग कैसे किया जाता है? क्या ये हाइग्रोमीटर से है? हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, पारा थर्मामीटर, जिसको हम थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, पारा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाइग्रोमीटर। ठीक है, देखिए, एक हाइग्रोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग सापेक्ष यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापने के लिए किया जाता है। इंग्लिश में जो साइंस के वर्ड है, कोशिश किया करें कि उनको इंग्लिश में याद रखें। ठीक है, हिंदी थोड़ा सा यहाँ पे साइंस में स्पेशली टिपिकल हो जाती है। ठीक है,
देखिए तो ये इस तरह का ये इमेजेस में मैंने आपको बताया कि हाइग्रोमीटर कुछ इस तरह का रहता है, ठीक है। देखिए साइकोमीटर एक हाइग्रोमीटर का एक उदाहरण है, ठीक है। ये साइकोमीटर है। अब इसका यूज़ क्या है देखिए, साइकोमीटर सापेक्ष आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापने के लिए 2 थर्मामीटर का उपयोग करता है, ठीक है। जिसमें वेट बल्ब थर्मामीटर रहता है और ड्राई बल्ब थर्मामीटर रहता है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर को मापता है, ठीक है। इमेजेस में आप देखिए। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित करता है। कौन सा करता है? क्या ये कनकेव लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, प्रिज्म है या फिर कनकेव मिरर है? बताइए। जो सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कौन करेगा? प्रिज्म करेगा। कैसे करेगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए, प्रिज्म त्रिभुज प्रकार का एक उपकरण होता है जो किसी पारदर्शी सामग्री से बना होता है, ठीक है। यानी कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल से ये बना होता है और किस टाइप का होता है? ये ट्रायंगुलर टाइप का रहता है ये, ठीक है। और कैसे ये प्रकाश जो वो 7 रंगों में हो जाता है? जैसे मान लीजिए यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है। देखिए जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म पर पड़ता है तो क्या होता है कि वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये फिर 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। बाकी इतना डेप्थ में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आपको पता होनी चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? क्या ये लाइमस्टोन, लाइम, मार्बल या फिर वॉशिंग सोडा? जल्दी से देखिए, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वॉशिंग सोडा। देखिए, वॉशिंग सोडा यानी कि धोने का सोडा जिसको कहते हैं, ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, केमिकल नेम आपको पता होना चाहिए। इसका जो रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। आपको फॉर्मूला भी कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा डेप्थ में पता होना चाहिए कि इसका जो उपयोग है वो किस लिए होता है। कांच, साबुन और कागज उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए साथ साथ में ही यहाँ पर कुछ सामान्य नाम जो कि मतलब हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, लेकिन उनका केमिकल नेम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर जिसको हम विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है, साधारण लवण, सोडियम क्लोराइड, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट और चूना, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा यानी कि धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए इनके नाम भी, क्योंकि ये सिक्स स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी में सारे नाम आप पढ़ते आए हैं, ठीक है। बहुत टाइम आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। अब तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड कौन सा है? क्या ये अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है या फिर लंका कांड है? पूछता है आजकल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि ये पूछे गए हैं इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि किष्किंधा कांड, ठीक है। देखिए रामचरितमानस में 7 कांड है, ठीक है, बस इतना याद रखना है, ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना है, ठीक है। रामचरितमानस को तुलसीदास ने 7 कांडों में यहाँ पर विभक्त किया है। कौन कौन से हैं? बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है, ठीक है, और उत्तर कांड है, ठीक है। ये 7 इसमें किया गया है, जिसमें क्या है कि किष्किंधा सबसे बड़े और छोटे कांड में यहाँ पर विभक्त किया गया है, ठीक है। इतना याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, चोल शिलालेखों के अनुसार जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि को क्या कहा जाता है? ठीक है, जल्दी से देखिए, what was the land donated to Jain institutions called as per Chola inscriptions? क्या ये बेलन गई, शालभोग, पलिछंदम या फिर ब्रह्मादय? जल्दी से बताइए। देखिए इसका सही आंसर होगा पलिछंदम, ठीक है। देखिए चोल शिलालेखों के अनुसार और उनके उद्देश्य निम्नलिखित है, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा इतना याद रखना है, इतना डेप्थ में नहीं जा रहा है। पलिछंदम जैन संस्था को दान की गई भूमि थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपको एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसलिए लाइव क्लासेस में जब आपको थ्योरेटिकल करवाया जाता है एक्सपर्ट्स के अंडर, ठीक है, तो आपको ज़्यादा नॉलेज वहाँ पे मिलती है, ठीक है। उसके बाद ही आप सारे एमसीक्यूज टैकल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे अगर आप एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आपने पहले स्टडी कर ली तो वेल एंड गुड है, ठीक है, लेकिन थ्योरेटिकल में आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए क्लासेस ज्वाइन करिए और बेस्ट प्रिपरेशन करिए। नेक्स्ट यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशक की वृद्धि दर क्या है? जल्दी से देखना है, जल्दी से फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा 17.70% की दशकीय वृद्धि दर यहाँ पर हुई है। 31 मार्च 2011 को जारी अंतरिम रिपोर्टों के अनुसार ये डाटा है, ठीक है। इसलिए इसका जो ऑप्शंस रहेगा
वो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट क्या है, 17.70, ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में 17 आ रहा है तो इतना ही रहेगा, ठीक है। अगर आपको और ज़्यादा अच्छे से तैयारी करनी है, सारी क्लासेस लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट व्हाट्सएप करिए और पूरे के पूरे बेनिफिट्स लीजिए, मॉक टेस्ट के साथ, नोट्स, एमसीक्यूज के साथ। सारी तैयारी हो जाएगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।